बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम कंबर वाले क्वेश्चन को वैसे तो हम कवर कर चुके हैं, एडजस्टमेंट मैं समझा चुका हूँ आपको, लेकिन इसका सोल्यूशन नहीं था प्रीवियस वीडियो में। तो मैं अब इसका सोल्यूशन भी परफॉर्म करता हूँ ऑनलाइन चाह तो। ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है कंबर एंटरप्राइज का। ट्रायल बैलेंस की जो डेट है वो क्लोजिंग डेट होती है हमेशा, वो देखने का 31 दिसंबर 2018 हमारा ईयर एंड है। इस डेट से आगे की कोई पेमेंट होगी वो हमारे लिए प्री पेमेंट होगी। इस डेट से आगे की कोई पेमेंट हमने रिसीव की होगी तो वो हमारे लिए अर्नड इनकम होगी। प्री पेमेंट हमारे लिए एसेट है, अर्नड इनकम हमारे लिए लायबिलिटी है। इस डेट तक कोई भी अमाउंट जो हमारे ऊपर ड्यू हो चुका हो और हमने पे ना किया हो वो हमारा एक्सपेंस है, और उसको हम अक्रूड एक्सपेंस कहेंगे। और इस डेट तक कोई भी अमाउंट जिसका हमारा राइट टू रिसीव स्टैब्लिश हो चुका हो लेकिन हमने रिसीव ना किया, उसको हम अक्रूड इनकम कहेंगे। उसको हम रिसीवेबल डेबिट करके इनकम करेक्ट करते हैं। हमारे पास फर्नीचर है जिसकी कॉस्ट 2535 है और उसकी अकीम डेप्शन साल के स्टार्ट पे 975 है। इसका मतलब ये ओपनिंग बैलेंस है और हमें इस साल की डेप्शन चार्ज करनी है। व्हीकल हमारे पास कॉस्ट कितनी है 4500, उसकी ओपनिंग अकीम डेप्शन 1450 है। इन्वेंट्री का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल्स दिए हुए हैं, ऑफिस एंड सेल सप्लाईज दी हुई है, कैश और बैंक का बैलेंस दिया हुआ है, परचेजेस दिए गए 12,364 की, रिटर्न दिए हुए। रिटर्न अब सोचिए जरा, सेल लिखी हुई है क्रेडिट साइड पर, जो रिटर्न लिखा होगा डेबिट साइड पर वो सेल का अपोजिट है, ये सेल्स रिटर्न है। ठीक है, डेबिट साइड पे सेल रिटर्न होगा हमेशा। ये बात याद है या नहीं याद? सैलरी और कमीशन दिए हुए 1295 के, रेंट एंड इंश्योरेंस दिया हुआ 545 का, यूटिलिटी एक्सपेंसेस दिए हुए आपको 420 के, गुड्स विड्रॉन दी हुई, ये ड्रॉइंग हुई हुई है शायद। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का आपको बैलेंस दिया हुआ है डेबिट साइड पर, ये कंफ्यूजन। ठीक है, यही इसी वजह से आपका ये बैलेंस लेगा। आमतौर पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का बैलेंस क्या होना चाहिए? क्रेडिट साइड। और ये बैलेंस आपको परेशान करने के लिए, तंग करने के लिए एग्जामिनर ने शरारत कर दी आपके साथ कि बजाय क्रेडिट साइड पे बैलेंस रखने के उसने डेबिट साइड पे दे दिया। इस तरह बैंक का बैलेंस डेबिट साइड पे होता है लेकिन ओवरड्राफ्ट होने की वजह से वो क्रेडिट साइड चला जाता है। तो इस तरह आपको कंफ्यूज करने के लिए कि आप सही कॉन्सेप्ट अप्लाई करते नहीं करते। भाई अगर आपको एग्जामिनर ने प्रोविजन का बैलेंस डेबिट साइड पे दे दिया तो आप डेबिट साइड पे रख दे, क्या मसला। आप बैलेंस बीडी कहाँ रखें? उसको डेबिट साइड। अच्छा, कैपिटल का बैलेंस दे दिया आपको 5223 का। बैंक लोन है 1500 का, 12% इंटरेस्ट है। कब लिया आपने? 1 अप्रैल 2018 को। तो इस बैंक लोन के ऊपर अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का इंटरेस्ट ड्यू हुआ है। अगर वो कहीं भी हमने अब तक पे नहीं किया तो उसको अक्रूड करने की जरूरत है। ट्रेड पेबल्स है 3943 से, सेल्स है 18,184 से, अदर इनकम है 275। अब वो कहता है इन्वेंट्रीज एट 31 दिसंबर वर वैल्यूड एट ₹3,860। ठीक है, ये इन्वेंट्री का क्लोजिंग स्टॉक है। Office and sales supplies costing 990,000 are still unused. However, 30% of these supplies are not usable into deterioration of quality. इसमें से सप्लाईज का जो 30% है वो हमारे काबिल इस्तेमाल नहीं है। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे 90,000 का 30% नहीं बल्कि 70%। मतलब हम इस 90,000 के 70% को अपना एसेट मानेंगे, बाकी उसको छोड़कर हम बाकी अमाउंट को अपना एक्सपेंस मानेंगे। ठीक है जी, तो 90,000 का जरा 70% निकाल के बताइएगा आप मुझे समझ। ठीक है, 30% नहीं 70%। बताइए कितना? 63। गुड। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री कितने से बन जाएगी? अनयूज ऑफिस सप्लाईज की एंट्री इसके 70% से बन जाएगी। फिर रेंट और इंश्योरेंस की वैल्यू जो है वो 75,000। ये है बड़ी इंपॉर्टेंट एंट्री कि रेंट जो आपने पे किया है, रेंट एंड इंश्योरेंस कितना लिखा हुआ आ रहा है आपके पास? 545। रेंट एंड इंश्योरेंस कितना आपने पे किया? 545। उसमें 75 पे हुआ है फॉर अ फोटो कॉपिंग मशीन, एक फोटो कॉपी मशीन के लिए। द मशीन वॉज ऑब्टेन ऑन 1 November 2018 at a fixed rent of ₹75,000 per quarter.
ठीक है जी। आपने जो रेंट पे किया है 75,000 का, वो एक फोटोकॉपी मशीन का है, जो कि आपने हासिल की है 1 नवंबर को, और उसका क्वार्टरली रेंट कितना है? 75,000। क्वार्टर कहते हैं 3 महीने को। तो आपका जो क्वार्टरली रेंट है वो 75,000 है। आप अब ये सोचें कि आप पर रेंट ड्यू कितना हो रहा है। आप पर नवंबर का रेंट ड्यू हुआ, फिर आप पर दिसंबर का रेंट ड्यू हुआ, तो आप क्या करें, 75,000 का आप 2/3 निकालें। हम एक काम करते हैं, अगर इसको हम बड़े आराम से सॉल्व कर लेते हैं। हम कंबर की, अच्छा मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में इसको अलग तरह से समझाया है, इस वीडियो में अलग तरह से समझा रहा हूँ। अगर आप देख लीजिएगा, अब आप थोड़ा मेच्योर हो जाएंगे। हम बोलेंगे रेंट ड्यू फॉर फोटोकॉपी। फोटोकॉपी मशीन का हम पर अब तक कितना रेंट ड्यू हुआ है। हम बोलेंगे 1 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर का हम पर रेंट ड्यू हुआ है, 2 महीने का। एक क्वार्टर का कितना है, 75,000। 75,000 कितने मंथ्स के बैलेंस के बराबर है, 3 मंथ्स। तो डिवाइड बाय 3 कर देना है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है। तो जो ड्यू हुआ है वो 50,000 ड्यू हुआ है। इसमें ऐड करवा देंगे एडिशनल रेंट, और हमने जितनी कॉपीज परफॉर्म की उतना रेंट भी हम पे ड्यू हो चुका है। एडिशनल रेंट कितना है, कहता है एडिशनल रेंट है हमारा 0.4 ईच कॉपी। ठीक है, यानी 40 पैसे के हिसाब से पर कॉपी हमारा रेंट लगेगा। तो अगर हमने इस मशीन से 40,000 कॉपीज की हैं दिसंबर तक, तो हम क्या करेंगे, 40,000 कॉपीज को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.4 से। बताइए क्या आंसर आता है, कोई बताइए क्या आंसर आता है। 16,210। तो हमारा रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना बना फॉर फोटोकॉपी मशीन, 66,000। बताइए रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना बना, 66,000। यस और नो, यानी 66,000 आपका एक्सपेंस बनना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आप सबका जवाब दरकार है, अगर आप ये जवाब नहीं दे रहे हैं तो भाई बड़ा मसला हो जाएगा। क्विक रिस्पॉन्स कीजिए भाई। 50,000 2 महीनों का रेंट बना, इन 2 महीनों में 40,000 कॉपीज हुई, इन 2 महीनों में 40,000 कॉपीज हुई। टोटल रेंट कितना बना, 66,000। अच्छा, अब इस 5,45,000 के अंदर आपका पेड अमाउंट कितना है। इस 5,45,000 में आपका कितना रेंट पेड है, जो कि फोटो कॉपी से बिलोंग करता है, फोटो कॉपी मशीन से बिलोंग करता है। बताइए जल्दी बताइए यार, अगर आप नहीं बता रहे तो आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, बेकार है, तो फजूल है। इस रेंट अमाउंट के अंदर कितना रेंट आपका पहले से पेड है। जी बेटा 75,000, गुड, जबरदस्त। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस ये 5,45 में और बहुत सारे रेंट भी होंगे, लेकिन इस 5,45 में जो आपका पेड रेंट है फोटो कॉपी मशीन का वो 75 है, और आपका एक्सपेंस कितना है, 66। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस बैलेंस के अंदर आपका एक्सपेंस 9 से क्या हुआ होगा, ज्यादा रिकॉर्ड हुआ होगा। यस और no? वो 9,000 आपके लिए क्या है, प्री पेमेंट। तो अगर आप इसमें से लेस करवा देंगे रेंट पेड कितना, 75,000, तो डिफरेंस क्या आएगा आपके पास, डिफरेंस आएगा -9,000। क्या मतलब कि आपका एक्सपेंस कम है और आपने ज्यादा पे किया हुआ है। जो 9,000 आपने ज्यादा पे किया हुआ वो क्या है, प्री पेमेंट।
तो आपने करना क्या है बेटा, आपने करना क्या है, आपने 5:45 के अंदर मौजूद 75 को 9 से कम करके, एक्सपेंस 9 से कम करके 66 बना देना है। यस और नो? ये मैंने वन एडजस्टमेंट में करवा दिया, हालांकि पिछले लेक्चर में मैंने इसको दो हिस्सों में तोड़ के करवाया। आवाज ही नहीं आ रही किसी की भी यार, जवाब ही नहीं मिल रहा किसी का भी। बता दें बेटा, 5:45 में जो पेड अमाउंट है वो 75। अगर उस 75 को मैं 9 से कम कर दूंगा, कि जो 75 में मेरा एक्सपेंस है वो 66 है, और 9,000 मेरे लिए एक्सपेंस नहीं। बेटा ये बात क्लियर हो रही है आप सबको? तो अब इसकी एडजस्टमेंट बताइए क्या बने। रेंट एंड इंश्योरेंस एक्सपेंस क्रेडिट कितने से? 9,000 से। प्री पेमेंट डेबिट 9,000। यार बोलें भाई, बोलें बोलें बोलें। तो हमने क्या कर दिया, पूरा रेंट ड्यू निकाल लिया, उसमें से रेंट पेड लेस करवा दिया। अगर रेंट ड्यू ज्यादा होता, पेड कम होता, अक्रूड एक्सपेंस बन जाता। रेंट ड्यू कम है, पेमेंट ज्यादा है, तो क्या है, प्री पेमेंट है। जस्ट बेटा क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोगों को? ये नहीं आई? ओके। अब उसके बाद अगर हम आगे बात करें मजीद, आगे क्या बोलेंगे हम इसके अंदर? QE receive 5% discount on list price of goods purchased for cash, which was credited to other income. List price of such purchases was 2.5 million. आपने गलती से, आपको डिस्काउंट मिल गया है किस पर? गुड्स परचेज करने के लिए लिस्ट प्राइस पर, उसको आपने गलती से क्या मान लिया, अदर इनकम मान लिया। अब होता क्या है कि लिस्ट प्राइस पर हम करते क्या, लिस्ट प्राइस पर हम ये करते हैं कि हम हमेशा ट्रांजैक्शन को ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद रिकॉर्ड करते हैं। आपने उस डिस्काउंट को गलती से क्या मान लिया, अदर इनकम मान लिया। अब क्या करें बताइए, इसका इफेक्ट क्या हो, इसका इफेक्ट क्या होना चाहिए? यानी अगर आपने गुड्स परचेज किए 2.5 मिलियन की, तो आपने परचेजेस को डेबिट कर दिया 2,500 से। जो कैश आपने पे किया वो 95% से पे किया। इनकम को तो रिवर्स कर देंगे बेटा, लेकिन इनकम डेबिट करके क्रेडिट किसको करेंगे? इनकम डेबिट करके क्रेडिट किसको करेंगे? परचेजेस को। बस हाँ, अगर ये बात समझ में आती है तो बेहतरीन। लेकिन अगर ये समझना है कि परचेजेस को क्यों क्रेडिट करेंगे, तो हमें इसकी पहले एंट्री समझनी पड़ेगी कि जिस वक्त हमने गुड्स खरीदी उस वक्त क्या एंट्री बनाई होगी। जिस वक्त हमने गुड्स खरीदी उस वक्त हमने एंट्री बनाई थी परचेज डेबिट पूरे 2500 से, कैश क्रेडिट इसके 95% से, अदर इनकम क्रेडिट इसके 5% से। अब अदर इनकम को डेबिट करके परचेज को क्रेडिट करो, ताकि परचेज भी उतने बैलेंस के बराबर होता है जितना आपने कैश पे किया। आप जरा बताओ, 2500 का 5% क्या बनेगा? 125। 125 से अदर इनकम डेबिट करनी, और 125 से परचेज भी क्रेडिट कर देंगे। अब ये ध्यान में रखिएगा, cost of repairs amounting rupees 85,000 was paid by the owner from personal cash। बिजनेस का एक्सपेंस है 85,000 का, जो कि ऑनर ने पर्सनल कैश से पे कर दिया। क्या बोलेंगे इसको, एडिशनल कैपिटल। कोई भी एक्सपेंस जो ऑनर पर्सनली पे कर दे, वो बिजनेस का तो एक्सपेंस है। अगर मतलब कोई भी पेमेंट ऑनर ने पर्सनल रिसोर्स से की है लेकिन बिजनेस के लिए की है, तो वो बिजनेस का एक्सपेंस है। एक तरफ एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और दूसरी तरफ कैपिटल क्या होगा, क्रेडिट होगा। ऐसी बहुत सारी ट्रांजेक्शन यकीन करो आपको उन 6 क्वेश्चन में करवा देंगे, जो बेसिक 6 क्वेश्चन।
वो जो टेलीफोन बिल वो घर से पे कर रहा था, उसमें बिजनेस का भी टेलीफोन एक्सपेंस था, घर का भी एक्सपेंस था। अगर आपको पता नहीं याद हो कि नहीं याद। उन 6 क्वेश्चन में इतना कुछ है, लेकिन देखने वाले ही आंख होनी चाहिए कि सर ने क्या कुछ पढ़ा दिया हमें और हम क्या क्या ढूंढते रहे। हाँ जी। तो एक इफेक्ट आ गया किस पर, आपका एक्सपेंसेस पर, दूसरा इफेक्ट आ गया कैपिटल पर। एडजस्टमेंट्स आपने याद रखनी। अच्छा, एडजस्टमेंट नंबर जो 5 है, ऑन 1 November 2018 व्हीकल वाज कंप्लीट डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट। इन दिसंबर इंश्योरेंस कंपनी एग्रीड टू पे 5 लाख रुपए। इन जनवरी 2019 द व्हीकल वाज परचेज फॉर ₹600,000 ऑन 1 January 2016। मैं इस ट्रांजेक्शन को टोटली इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि डिस्पोजल रिलेटेड ट्रांजेक्शन, इसको मैं नहीं करवा रहा सॉल्व। On 1st September 2018, a vehicle was invested into a business by the owner. The vehicle was purchased by the owner on 1st July 2015 for rupees 1,050,000 and had a fair value of rupees 960,000 on 1st September 2018। एक व्हीकल था जो ऑनर का जाती था, वो व्हीकल ऑनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, उसकी एंट्री बनेगी व्हीकल डेबिट कैपिटल क्रेडिट। लेकिन वो व्हीकल उसने खरीदा था 10,50,000 का, लेकिन जिस वक्त वो बिजनेस में ला रहा है उस वक्त उसकी मार्केट वैल्यू 9,60,000 है। तो वो बिजनेस में ऐड होगा कितने से, 9,60,000 से। तो इस एडिशन को मैं कंसीडर करूंगा। तो कैपिटल के ऊपर दो एडजस्टमेंट आ गए, कैपिटल के ऊपर दो एडजस्टमेंट आ गए। ट्रांजैक्शन इग्नोर करने से बिल्कुल बैलेंस आएगा बेटा, इसलिए कि ना हमने कुछ डेबिट किया है ना हमने कुछ क्रेडिट किया है। जितने अमाउंट से हम डेबिट करेंगे, अगर इतने अमाउंट से हम क्रेडिट करेंगे तब भी बैलेंस आएगा। और जीरो अमाउंट से कुछ डेबिट करेंगे, जीरो अमाउंट से तो दोनों साइड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। डबल एंट्री ना बनने से ट्रायल बैलेंस क्या रहता है, बैलेंस ही रहता है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस एसेट को हम अपनी व्हीकल्स में शामिल रखेंगे 960 से। और इसकी एक जो बिजनेस की डेट ऑफ एक्विजिशन है वो कितनी है, कब है, 1 सितंबर 2018। इसका मतलब क्या हुआ, इस एसेट के ऊपर आपको सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर की डेप्शन चार्ज करनी है। 1 जुलाई से तो ये ऑनर के यूज में था, लेकिन 1 सितंबर से ये बिजनेस का एसेट बन चुका है इस वैल्यू पर। बिजनेस इसको डेप्शिट करेगा और इस साल इसके ऊपर 4 महीने की डेप्शन चार्ज करेगा। कहता है क्यू ई डेप्रिशिएट व्हीकल्स एट 10% यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, while furniture is depreciated at 15% using leasing balance method. Cost of furniture includes an item of furniture purchased for rupees 400,000 on 1 May 2018। फर्नीचर की कॉस्ट में 4 लाख रुपए पहले से मौजूद हैं, जिनको आपने कब खरीदा है, 1 मई 2018 पर। तो ऐसी बात है, इसके ऊपर चार्ज होगी मई से लेकर दिसंबर तक की डेप्रिसिएशन। आइए काम करते हैं, हम कर लेते हैं इसकी कुछ कैलकुलेशन। डिस्ट्रॉयड वाले पार्ट को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, जरा आप सबकी तवज्जो। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर फर्नीचर, यहाँ मैं लिख लेता हूँ व्हीकल। कॉस्ट, क्या कॉस्ट है फर्नीचर की, 2,000। देखो फर्नीचर की कॉस्ट के आगे 1 जनवरी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है, इसमें एडिशन शामिल है। व्हीकल की कॉस्ट के आगे 1 जनवरी लिखा हुआ है, इसका मतलब जो व्हीकल ऑनर घर से लाया वो इसमें शामिल नहीं है। लेकिन फर्नीचर की कॉस्ट के आगे January 1 नहीं लिखा हुआ, गौर करो गौर करो। इसका मतलब जो नया फर्नीचर आया वो इसमें ऐड हुआ हुआ है, यस और नो। तो मुझे अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो व्हीकल ऑनर घर से लाया है वो इसमें ऐड नहीं है, मुझे वो ऐड करवाना पड़ेगा। ठीक है। तो मुझे चाहिए फर्नीचर कॉस्ट एज ऑन 1 जनवरी। अब मुझे बताओ कि 1 जनवरी को मेरे पास कितना फर्नीचर था वो ऐड होने से पहले। अगर इस फर्नीचर में फर्नीचर जो नया आया है 1 मई को वो ऐड हो चुका है, तो वो ऐड होने से पहले यहाँ बैलेंस, अगर मैं लिखूँ फर्नीचर कॉस्ट एज ऑन 1 जनवरी, तो वो कितना बैलेंस था बता।
400 का फर्नीचर का कर दो, इसमें से माइनस कर दो। 2000, 2535 अगर 400 का बैलेंस ऐड करने से बाद है, तो 2135 जो बैलेंस होगा वो साल के स्टार्ट पर होगा। मैं जानबूझ के इसको अलग कर रहा हूँ ताकि मैं इसमें उसको ऐड कर सकूँ। अच्छा जी, व्हीकल्स का जो बैलेंस था वो कितना था? 4500। अब इसमें से लेस करवा देता हूँ मैं क्या, इनकी ओपनिंग अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इनकी ओपनिंग अक्यूमुलेटेड डेप्शन कितनी है? 975 है और 1450 है। तो इनकी क्या मिल जाएगी आपको? WDV एज ऑन 1 जनवरी 2018। तो इनकी ओपनिंग WDV कितनी हो जाएगी बेटा, सब बताइए। ओपनिंग WDV कितनी हो जाएगी बताइए। ओपनिंग WDV कितनी हो जाएगी? इसकी ओपनिंग WDV 3050। अब इसमें लिखूंगा मैं क्या, एडिशन। एडिशन मतलब इस साल इसमें नए एसेट कितने से आ रहे हैं। हमने कहा इसमें नया एसेट आ रहा है 400 से, ठीक है, फर्नीचर में। और जो आपका क्या है, व्हीकल्स है, व्हीकल्स में ऑनर घर से ला रहा है नया एसेट जिसकी मार्केट वैल्यू 960 है। तो अब मैंने इसको अलग करके क्यों लिखा, मुझे पता है इस 400 पर और इस 960 पर मैंने चार्ज करनी है फ्रैक्शनल डेप्रिसिएशन। अब मैं इसमें तो लेस कराऊंगा इस साल की डेप्रिसिएशन। अच्छा, अब आप जानते हैं ये जो ओपनिंग बैलेंस है आपका फर्नीचर का, ओपनिंग कॉस्ट में से लेस कर दी, ओपनिंग डेप्रिसिएशन मिल गई, ओपनिंग WDV, ये 1160 पर रेट लगेगा क्या पूरे साल का। अगर मैं निकालता हूँ डेप्शन किसकी, फर्नीचर की, तो फर्नीचर की डेप्शन निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, ओपनिंग WDV पे रेट लगाऊंगा 1160, क्योंकि मेथड कौन सा है, RBM 15%। फिर जो 400 का बैलेंस है, उस 400 के बैलेंस के ऊपर, क्योंकि RBM मेथड हो, लेकिन अगर किसी भी एसेट का पहला साल हो तो उस पर रेट किस पर लगेगा, कॉस्ट पर। 400 का निकाला मैंने 15%। और ये 400 का फर्नीचर कब आया, 1 मई को। तो मई से लेकर दिसंबर तक कितना वक्त बना बताइए। मई से लेकर दिसंबर तक कितना वक्त बना बताइए। मई से लेकर दिसंबर तक कितना वक्त बना बताइए। 8 महीने। मल्टीप्लाई बाय 8/12 कर दिया, क्या आंसर बनता है? 1160 का 15%, जो कि WDV का 15% है। यानी इस ओपनिंग WDV पे आपने चार्ज की पूरे साल की डेप्रिसिएशन, और इस 400 के एडिशन पे चार्ज किया आपने फ्रैक्शनल डेप्रिसिएशन। टोटल सम क्या आया, फर्नीचर के ऊपर चार्ज होने वाली टोटल डेप्रिसिएशन का सम कितना है बताइए। फर्नीचर के ऊपर चार्ज होने वाली टोटल डेप्रिसिएशन का सम कितना है बताइए। 240। हम ओपनिंग अक्यूमुलेशन पहले ही लेस कर चुके हैं। अब जो इस साल की डेप्रिसिएशन मजीद चार्ज हो रही है वो भी लेस कर देंगे, तो हमें मिल जाएगी फर्नीचर की क्लोजिंग WDV। लेकिन साथ साथ हम व्हीकल भी निकालें। व्हीकल के ऊपर क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड अप्लाई होना है, तो हम व्हीकल की WDV पे रेट नहीं लगाएंगे बल्कि कॉस्ट पे लगाएंगे। तो 4500 के जो व्हीकल हमारे पास मौजूद हैं उसका हम निकालेंगे कितना, कितना परसेंट निकालेंगे, 10%। स्ट्रेट लाइन, हमने इसको 0.1 से मल्टीप्लाई किया। और जो 960 का नया व्हीकल आया है वो कौन से मंथ में आया है, 1 सितंबर को आया है। तो 960 के ऊपर हम डेप्शन चार्ज करेंगे 10% के हिसाब से, लेकिन मल्टीप्लाई बाय 4/12।
तो चार चार 4,500 को 10% 450 बनेगा। 960 को 10% 96 बनेगा, लेकिन 96 को आपने मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 12 कर देंगे। दोनों का सम बता दो। बिल्कुल प्लस आएगा फिर 482। अब आप इन सबका निकाल लें टोटल। बताएं टोटल क्या आएगा। 1160 प्लस 400 माइनस 240। बोले बेटा बोलेंगे। 515। 1160 प्लस 400 माइनस 214। मोहसिन बेटा गलत कर रहे हो। 1160 में 400 प्लस करना है, माइनस 214 करना है। फिर आंसर क्या है? 1346। 3050 प्लस 960 माइनस 482। क्या आंसर आया? 3528। इन दोनों की WD मिलकर कितनी हो जाएगी टोटल, जो जाएगी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। 4874। ये अमाउंट सीधा आप लिख दें कहाँ पर, SOSP में कहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट लगाएं हेडिंग और डायरेक्ट लिख दें इसको। तो ये मैं वर्किंग फॉर्मेट बना रहा हूँ ना, इस फॉर्मेट के तहत आपको डायरेक्ट वो बैलेंस मिल जाएगा जो आप कहाँ लिख सकते हैं, SOSP। बस इस फॉर्मेट को बनाते वक्त वो तमीज होनी चाहिए कि आपने कब रेट लगाना है कॉस्ट पर, कब रेट लगाना है WD पर, क्योंकि आपको मेथड का पता होना चाहिए। ठीक। ठीक है। सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड भी रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि उसका एक सवाल आता है पेपर के अंदर। याद रहेगा बेटा, बोले जवाब दें। ठीक है जी, ये भी हो गया। अब उसके बाद sales include rupees 330,000 received from a customer through, though related goods were not dispatched on 5 January 2019। सेल्स के अंदर 3,35,000 यानी 3,35,000 रुपये शामिल हैं, जो कि कस्टमर से मिले हैं, लेकिन अब तक उसको आपने गुड्स यानी अगले साल के स्टार्ट तक भी आपने गुड्स को डिस्पैच नहीं की। तो आप क्या करें, इसको रिवर्स कर दो। रिकॉर्डिंग तो चल रही है, लेकिन अपलोडिंग का मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अपलोडिंग का फीवर टाइम नहीं होगा। रिकॉर्डिंग मैंने कर ली, अपलोड में कर दूंगा बाद में। तो सेल्स को आप डेबिट कर दें कितने से, 335 से। और एडवांस फ्रॉम कस्टमर को क्या कर दें आप, क्रेडिट कर दें कितने से, 335 से। यानी सेल, आपने एडवांस फ्रॉम कस्टमर को सेल रिकॉर्ड कर दिया है। ये ट्रांजैक्शन पहले भी आप देख चुके हैं। ठीक है। उसके बाद trade receivable includes Salman's balance of rupees 370,000. It has been decided to set off rupees 100,000 payable by QE to Salman. ठीक है, and make a specific provision of 30% against the remaining balance। ठीक है। अब एक सलमान एक बंदा है जिससे आपने पैसे कितने लेने हैं, बताइए। सलमान से आपने कितने पैसे लेने, आप सब बताइए। यार जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स दे दो भाई, बराए मेहरबानी, जितना टाइम दे रहे हो ऐसे नहीं करो। सलमान से ट्रेड, आपके ट्रेड रिसीवेबल में सलमान का बैलेंस कितना है?
आपके ट्रेड रिसीवेबल में सलमान का बैलेंस कितना है? 370। ठीक, यानी आपने सलमान से 370 रुपए लेने हैं और आपके ट्रेड पेएबल में आपने सलमान को कितने देने हैं? 1 लाख रुपए। तो सलमान से आपने 370 लेने और 1 लाख रुपए देने, तो जो 370 लेने उसमें से 1 लाख क्या कर दे, कम कर दें, आप वो उसको पे नहीं करेंगे। तो इस तरह पेबल्स में भी 1 लाख से कमी आ जाएगी और ट्रेड रिसीवेबल्स में भी 1 लाख से कमी आ जाएगी। जरा तवज्जो दरकार है आप सबकी, जरा इसको होशो हवास में रहते हुए देख के कीजिएगा। यहाँ लिख रहा हूं मैं ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स एज पर टीबी, टीबी मतलब ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के हिसाब से ट्रेड रिसीवेबल्स का बैलेंस कितना है? तो आप बोलेंगे ट्रेड ट्रायल बैलेंस के हिसाब से ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस है 2970। आप लिखा 2970, इसमें से आपने लेस करवाया सेट ऑफ, यानी आपने 1 लाख का बैलेंस सेट ऑफ कर दिया अगेंस्ट ट्रेड पेएबल। तो जब आपने 1 लाख का बैलेंस सेट ऑफ कर दिया अगेंस्ट ट्रेड पेएबल, तो वो सेट ऑफ परफॉर्म करने के बाद आपके पास बैलेंस कितना बचा? 2870। कितना बैलेंस बचा? 2870। ठीक है जी, अब आप मुझे बताइएगा, ट्रेड रिसीवेबल्स का बैलेंस 2970 था, इस बैलेंस के अंदर सलमान का बैलेंस 370 था, यस और नो? उस सलमान के बैलेंस में से हमने 100 रुपए सेट ऑफ करवा दिए ट्रेड पेबल्स के अगेंस्ट। अब टोटल बैलेंस बचा 2870, लेकिन इस टोटल के अंदर बताइए, इस टोटल के अंदर सलमान का बैलेंस कितना है? दो सौ सत्तर। जबरदस्त। और रिमेनिंग बैलेंस कितना है? रिमेनिंग बैलेंस, ये 270 हो गया आपका स्पेसिफिक डेटर, और रिमेनिंग बैलेंस कितना है? 2600। ये हो गया आपका जनरल डेटर। ठीक है जी, और इनका टोटल हो गया 2870। ऐसे लिख दिया मैंने दोबारा। अब इसमें से लेस करवा दें आप क्या? प्रोविजन। तो अब जरा बताइए क्वेश्चन के हिसाब से सलमान का जो रिमेनिंग बैलेंस है उस पर कितना प्रोविजन? ये तो आपको टाइम मैनेज करना है, मैं समझा भी रहा हूँ और मैं आपको सॉल्व भी करके दिखा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे पास तो पेपर में इतना टाइम नहीं होगा, लेकिन आपके पास जरूर होगा। ठीक है, तो सलमान के रिमेनिंग बैलेंस के ऊपर आपको कितना प्रोविजन करना है? 30%। तो 30% निकालें, 270 का 30%, 81। और जो रिमेनिंग बैलेंस है 2600, उसके ऊपर कितना रेट है प्रोविजन का? 4%। ठीक है जी, कितना आ जाएगा? 104। तो अब इन दोनों का जो सम होगा, इन दोनों का सम किसके बराबर है? 185। जब बनेगी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाने के लिए आपको 2870 में से 185 का बैलेंस का करवाना है, लेस करवाना है। आपका अमाउंट क्या आएगा? 2685। ठीक है जी, ये बैलेंस जाएगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब थोड़ा सा मसला क्या है, अब बात कर लें किस चीज की? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट।
आम तौर पर बेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का बैलेंस यहाँ लिखा होता है क्रेडिट साइड, लेकिन इस क्वेश्चन ने क्या कर दिया, आपके साथ मजाक कर दिया कि आपको बैलेंस दिया है 45 का डेबिट साइड पर। तो अब जैसा दिया है वैसा आप लिख दें, आप बोले बैलेंस बीडी, डेबिट साइड पे दिया है, डेबिट साइड पे लिख दें 45, और इस 185 को लिख दें आप बतौर बैलेंस सीडी। अब आप सोचें, इसमें ट्रेड रिसीवेबल 131 से राइट ऑफ समझ में नहीं आ रहा। 131 कहाँ है भाई, ये तो मैंने मिस कर दिया जल्दी में आपके चक्कर में। अच्छा, हाँ वो राइट ऑफ हुआ हुआ है, उसका आपको इफेक्ट ना ले। असल में मसला सारा यही आ रहा है कि वो ये बताना चाह रहा है कि ये बैलेंस डेबिट बैलेंस कैसे बना। तो वो जो डेबिट बैलेंस था उसके अगेंस्ट आपने एक एंट्री बना दी प्रोविजन डेबिट 131 से और डेटर्स क्रेडिट 131 से। तो वो जो डेबिट क्रेडिट बैलेंस था उसमें 131 जब डेबिट हुआ तो वो नेट होके बैलेंस कितना बन गया, हाँ क्या कहते हैं आपका, अ, जो आपके पास ओपनिंग बैलेंस अवेलेबल, ठीक है, 45 का। 131 और 45 का आप डिफरेंस निकालें, क्या बनेगा। 135 और 41 का 135 और सॉरी 131 और 45 का डिफरेंस निकालें, क्या आता है। 131 और 45 का डिफरेंस निकालें, क्या आता है यार। ये आप मुझे किसी और तरफ ले जा रहे हो, मैं इस तरफ नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हो, मैं बता रहा हूँ। 131 और 45 का डिफरेंस बताओ क्या था, 86। हाँ, अब आप सोचें कि 86 का हमारे पास ओरिजिनली बैलेंस था क्रेडिट साइड पर साल के स्टार्ट पर, लेकिन हमने जब प्रोविजन को 131 से क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो 86 था क्रेडिट साइड पर, डेबिट हुआ 131 से, तो नेट होके कितना बचा, 45 बच गया। और वो 45 का इस तरह क्या बन गया, डेबिट बैलेंस बन गया। तो वो जो कहानी सुना रहा है वो ड्यूरिंग द ईयर की सुना रहा है, और ड्यूरिंग द ईयर बैड डेट्स क्या हो चुके होते हैं, राइट ऑफ हो चुके होते हैं। तो अब जाहिर सी बात है, अब आप उसको छोड़ें, अब आपके पास जो भी अवेलेबल बैलेंस है आप उसे कंसीडर करें। तो इसका मतलब क्या, अगर आपके पास 45 का ओपनिंग बैलेंस है और 185 का आपके पास क्या है क्लोजिंग बैलेंस आपको चाहिए, तो इसका मतलब क्या, सबसे पहले तो आपको 45 के बैलेंस को खत्म करना है। एक एंट्री बनेगी 45 से जिससे ये बैलेंस बीडी कैंसिल हो जाएगा, और फिर आपको मजीद एंट्री बनानी पड़ेगी 185 से, ताकि ये बैलेंस सीडी क्या हो, क्रिएट हो। तो जो एंट्री बनेगी वो इन दोनों के सम से बनेगी। इन दोनों का सम बताइए कितना बनता है, 185 प्लस 45 कितना बनेगा। तो बस अब आप क्या करें, एक एंट्री पास करें। आप बोले बेड डेट डेबिट 230, प्रोविजन क्रेडिट 230, यहाँ रेफरेंस आया बेड डेट का और यहाँ रेफरेंस आया प्रोविजन। तो जब 145 के अगेंस्ट 230 क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, तो 230 में से 45 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। और 230 में से 45 के अगर कैंसिल करें तो बैलेंस क्या बचेगा, 150। यानी इस तरह सोचिए कि अगर आम तौर पर हम दूसरे फ्लोर पर होते हैं, अगर हम दूसरे फ्लोर पर हैं और हमें 5वें फ्लोर पर जाना है, तो हम कितना ऊपर चढ़ेंगे, 3 फ्लोर, ठीक है, ऐसा ही है ना। लेकिन अब की बार आपको थोड़ा उलट दिया गया है, आपको बजाय फ्लोर पे खड़ा करने के आपको नीचे ग्राउंड फ्लोर से भी नीचे, अगर आप ग्राउंड फ्लोर से नीचे -2 फ्लोर पर है, तो -2 फ्लोर से अगर आप आना चाहते हैं 5वें फ्लोर पर, तो बताइए अब आप कितना ऊपर आएंगे, -2 से -1 पर आएंगे, -1 से 0 पर आएंगे, ठीक है जी। और 0 से 1 2 3 4 5, हाँ तो ये मामला उलट हो गया।
अगर यही बैलेंस कहाँ लिखा होता क्रेडिट साइड पर, तो हम 45 से 185 पर आते हैं। लेकिन ये बैलेंस लिखा हुआ है डेबिट साइड पर, तो हमने 45 को खत्म करना है और 185 पर आना है। तो बैड डेट अकाउंट डेबिट हुआ 230 से, प्रोविजन क्रेडिट हुआ 230 से, इम्पैक्ट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट में बैड डेट एक्सपेंस कितना दिखाओगे 230। ठीक है जी, ये भी हो गया बेटा। अब आप याद करो कितनी एडजस्टमेंट कहाँ पर है, तो बात बनी। आप मुझे बताओ सेल्स पर कितनी एडजस्टमेंट पड़ी है हमें, सेल्स पर, सेल्स पर हमने एक एडजस्टमेंट पड़ी। बनाना शुरू करें इसके मैसेज से। पक्का सेल्स पर एक ही एडजस्टमेंट है, लेकिन एक तो सेल की एडजस्टमेंट है और सेल रिटर्न भी लिखी हुई है यहाँ पर, तो ये भी मत भूलिएगा। स्टार्ट कर रहा हूँ। QE कंबर एंटरप्राइज, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, for the year ended 31st December 2018, रुपीज इन थाउजेंड। सबसे पहले क्या लिखा हमने, सेल्स। सेल्स एज पर ट्रायल बैलेंस कितनी दी हुई हमें भाई, 18,184, 18,184। उसमें से हम माइनस करवाएंगे सेल्स रिटर्न, कितनी, 826। और जो हमने कस्टमर से एडवांस मिला हुआ है, एडवांस 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 फ्रॉम कस्टमर, जो हमें पैसे मिल गए और गुड डिस्पैच नहीं हुई, वो कितना है, 335। वो भी हम सेल्स डेबिट करवा के एडवांस फ्रॉम कस्टमर के नाम से क्रेडिट करवा के, इस तरह सेल पे हो गई दो एडजस्टमेंट। क्विक बताइए बताइए, अब आंसर बताइए क्या आएगा। 17,023। अब आप बताइए आप में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने सेल सही निकाली है अपना सोल्यूशन बनाते इस क्वेश्चन। गुड। लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब सही बताइएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, बताइए ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। 4,450, 4,500 नहीं, 4,450 सही देखें। ऐड क्या करें, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल की परचेज कितनी है बेटा, 12,364। इसमें आपने ऐड करवाया परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 12,364। परचेज या रॉ मटेरियल या जो भी है, परचेज रॉ मटेरियल निकल गया, लेकिन परचेज ऑफ गुड्स। अब आप सोचेंगे क्या उस तरफ अपोजिट साइड पर कोई इफेक्ट है जो परचेज रिटर्न का हो, वहां तो कोई इफेक्ट नहीं है। ओके, अब इसमें कुछ एडजस्टमेंट बड़ी खामोश है जो हमें बताई नहीं गई, जैसे बैंक लोन के बारे में एडजस्टमेंट बड़ी बताई गई नहीं, खामोशी से बता दिया कि दोबारा पर्सनल लेना है, इंटरेस्ट एक्सपेंस चार्ज करना है। अच्छा, दूसरा क्या है, यहाँ पर गुड्स विदड्रॉ की, गुड्स विदड्रॉ का इफेक्ट ड्राइंग के नाम से आना चाहिए, ड्राइंग डेबिट होना चाहिए, परचेज क्रेडिट होना चाहिए। गुड्स विदड्रॉन का इफेक्ट नहीं आया, गुड्स विदड्रॉन यहाँ पर लिखी हुई। ठीक है,
परचेज से तो माइनस नहीं करेंगे, परचेज से माइनस हुई गुड्स विड्रॉ। ड्रॉइंग अकाउंट में क्या कर देंगे, इसको अलबत्ता डेबिट कर देंगे, यानी परचेज अकाउंट क्रेडिट कर दिया है, गुड्स विड्रॉन डेबिट कर दिया। अब जो डेबिट होना चाहिए था वो डेबिट नहीं हुआ। अब आपको ये अमाउंट गुड्स विड्रॉन कहाँ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, डेबिट साइड पर ना। इसको तो डेबिट साइड पे क्या आनी चाहिए थी, ड्रॉइंग्स आनी चाहिए। ये ड्रॉइंग का इफेक्ट है। ये ट्रायल बैलेंस बैलेंस है तो ऑब्वियसली गुड्स विड्रॉन आपने डेबिट करके परचेज अकाउंट क्रेडिट कर दिया, ठीक है। तो गुड्स विड्रॉन को अब खत्म करके हमें ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट करना है। खैर, अच्छा, परचेज के ऊपर जो हमें इफेक्ट लेना है दूसरा, वो कौन सा इफेक्ट लेना है, 5% वाला लिस्ट प्राइस वाला, जिसको हमने अदर इनकम में शामिल कर दिया, 2500 का 5%। इसमें तो माइनस करवाना है हमें 2500 का 5%। अनअर्न जिसको माना था भाई, किसने कह दिया अनअर्न माना था, 125। ये आपका डिस्काउंट था जो कि आपकी परचेज कॉस्ट में शामिल है, आपने लेस करवा दिया। अच्छा जी, उसके बाद और कोई एडजस्टमेंट जो परचेज से बिलोंग करती है, नहीं, सिवाय क्लोथिंग स्टॉक। क्लोथिंग स्टॉक का बैलेंस कितना है आपके पास, 3860। तो एंट्री बना दिया आपने, क्लोथिंग स्टॉक डेबिट। एडवांस फ्रॉम कस्टमर तो ऊपर आ गया ना बेटा, ये रहा 335 का, उसका परचेज से क्या ताल्लुक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या एंट्री बनाई आपने, क्लोथिंग स्टॉक डेबिट और परचेजेस क्रेडिट 3860। अब ये डिफरेंस बना, और ये डिफरेंस आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स का क्या बन गया, पार्ट बन गया। बताइए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या आती है, जल्दी बताइए, क्विक, शाबाश। जल्दी कैलकुलेट करें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 12,829। चलो, अब आ गया क्या आपके पास, ग्रॉस प्रॉफिट। व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट का वैल्यू बताइए क्विक। 17,023 में से आप 12,829 माइनस करवा देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट का वैल्यू मिलेगा। क्या आंसर आ रहा है, 4,194। ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 4,194। अगर डिस्काउंट सी होता तो वही परचेज से माइनस करके, बिल्कुल माइनस करो। ये डिस्काउंट सी भी एक तरीके से जो अदर इनकम में बना हुआ, माइनस करवा दिया। अब इसके बाद क्या करवानी है आपने, अदर इनकम ऐड करवानी। अब अदर इनकम का जो फॉर्मेट जहां बनाओ पेपर के अंदर, आप वहां ऐड कर देंगे। अदर इनकम कितनी लिखी हुई है आपके पास बेटा, एज पर ट्रायल बैलेंस 275। ठीक है, अदर इनकम के बारे में कोई और मालूमात जो हमने पढ़ी है। और कोई मालूमात तो नहीं लिखी है इनके बारे में। हम क्या करेंगे, इसमें से वही 2500 का 5% क्या कर देंगे, माइनस करवा देंगे। डिफरेंस क्या है बताइए, 150 आ जाएगा मेरे पास डिफरेंस। 150 की अदर इनकम हो जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट आफ्टर अदर इनकम कितना हो जाएगा, 4,194 प्लस 150। 4,344। अब इसमें से एक्सपेंसेस लेस कर लें,
और एक्सपेंसेस में क्या कर रहा हूँ, सारे के सारे ऑपरेटिंग में रख रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी ये डिस्टिंक्शन नहीं है कि कौन से एक्सपेंस सेलिंग है और कौन से एक्सपेंस एडमिन है। जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो मैं सारे के सारे आप एक नाम से लिख रहा हूँ, उसका नाम क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और उन्हें ऑपरेटिंग एक्सपेंस की मैं कर रहा हूँ वर्किंग। वर्किंग नंबर 1, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब एक एक एक्सपेंस हम यहाँ से पिक करना शुरू कर देंगे। सबसे पहले हमें मिल रहा है ऑफिस एंड सेल्स सप्लाईज। हमने लिखा ऑफिस एंड सेल्स सप्लाईज। ऑफिस एंड सेल्स सप्लाईज का बैलेंस हमारे पास कितना रखा हुआ है, 210। हमने कहा 210। 210 में से हम क्या करेंगे, वो जो हमारे पास अनयूज्ड ऑफिस सप्लाईज पड़ी हुई थी, कितने की, 90,000 की, उसमें से हम 30% छोड़कर कितना लेंगे, 70%। मतलब इसमें से हम लेस करवाएंगे 90 का 70%, जो हम अनयूज मानेंगे, जो हम अगले अकाउंटिंग पीरियड में यूज करेंगे, तो वो अनकंज्यूम्ड है। ठीक है, माइनस बेटा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है ना एक्सपेंस निकालने के, प्लस के 210 में से 90 का 70% जो है वो अनयूज है, तो बाकी सारा क्या बन गया, एक्सपेंस बन गया। क्या आंसर आया, 147, 147। अच्छा, ये एडजस्टमेंट आ गई। उसके बाद कैश एंड बैंक बैलेंस तो एसेट है, परचेज भी हो गया, रिटर्न भी हो गया। अब बारी आ रही है सैलरीज एंड कमीशन पर। सैलरीज एंड कमीशन, तो सैलरीज एंड कमीशन का बैलेंस कितना है आपके पास, 1,295। ठीक है जी, सैलरीज एंड कमीशन का बैलेंस कितना है, 1,295। अब आप मुझे बताएं, सैलरीज और कमीशन के हवाले से हमने कोई एडजस्टमेंट पड़ी, जिसमें हमारी कोई सैलरी अप्रूव हो रही हो। नो। चलिए ओके गुड। अब आप क्या करें, 1,295 को आप एज इट इज लिख दें, सैलरीज एंड कमीशन के नाम से 1,295। उसके बाद बारी आएगी किस चीज की, रेंट एंड इंश्योरेंस। कितने से, 545। और इस 545 में आप जानते हैं कि आपका प्री पेमेंट कितने से है, 9 से। 75 में बैलेंस मौजूद में जो 9 बैलेंस था वो आपका प्री पेमेंट था, फोटो कॉपी का जो रेंट था, अगर आपको याद है। इसकी वर्किंग मैंने की थी आपके सामने। ठीक है जी, कौन सी एडजस्टमेंट रह गई बेटा, कौन सी एडजस्टमेंट रह गई बेटा। हाँ तो वो तो छुड़वानी ना, वो काफी किसी काम की नहीं है, डिस्पोजल की एंट्री है।
545 माइनस 9, बताइए बेटा क्या आंसर आता है? 536। उसके बाद रेंट इंश्योरेंस हो गया, यूटिलिटीज एंड रिपेयर हो गया 420। इस 420 के अंदर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे वो बैलेंस जो ऑनर ने पर्सनली क्या किया है, पे किया है। कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स ₹87 was paid by the owner from personal resources। तो ये एक्सपेंस सम होगा कितना हो गया, 505। अच्छा जी, अब उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट हेड कौन सा आ रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी हो गया है, चलिए सब चीजें हो गई। अब यहाँ पर आएगा आपके पास क्या, बैड डेट्स। तो बताइए बैड डेट एक्सपेंस आप कितने से चार्ज कर रहे हैं, बैड डेट एक्सपेंस आप कितने से चार्ज कर रहे हैं? अभी हमने वर्किंग की थी बैड डेट एक्सपेंस, टोटल बैड डेट एक्सपेंस कितने से चार्ज हुआ था, जो वर्किंग की है बताइए प्लीज। टोटल बैड डेट 230 से आ रहा था, 230 से आ रहा। उसके बाद अगर हम फर्दर बात करें, डेप्रिसिएशन जो दोनों एसेट्स के हमने मिला के निकाली वो कितनी आ रही थी, आपने कैलकुलेट अगर की हो मेरे साथ, मैं उस पेज पे जा नहीं पा रहा हूँ। डेप्शन कितनी कैलकुलेट की जब भी हमने, जरा बताइएगा। डेप्रिसिएशन आप में से किसने कैलकुलेट कर लिया मेरे साथ साथ, डेप्रिसिएशन कोई जना, कोई जल्दी बताइए। डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्शन जो बताएगा आप में से बेटा, जो मैंने कैलकुलेट करवाई है। टोटल डेप्रिसिएशन बता दीजिएगा प्लीज, दोनों की मिलाकर यार। पक्का कंफर्म यही था, ये 600 बोल रहे हैं, वो 696 बोल रहे हैं, क्या लगा रखा है आप लोगों ने? 696, चलो 696 आ गया, वो 650 कह रहा है, अपनी अपनी चला रहे हैं सब लोग। अब देख लिया भाई, कोई एडजस्टमेंट जो है इसमें बाकी रह गई है, ठीक है। तकरीबन सारे आइटम इसमें आ चुके हैं जिसका इफेक्ट हमने ले लिया। ओके जी, तमाम आइटम्स का इफेक्ट इसमें तकरीबन आ चुका है हमारे पास। अब क्या करते हैं, आप एक्सपेंसेस का सम कर दीजिए, क्या आएगा एक्सपेंस का सम, कितना सम आ रहा है एक्सपेंसेस, बताइए। सम क्या आ रहा है एक्सपेंसेस,
टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस हम क्या आ रहा है 3,400। तो 3,409 आपके पास क्या आ रहा है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के सम आ रहा है। ठीक है जी, इसको हमने रख दिया कहाँ पे 3,400। अब आ जाएगा आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आया बताइए ऑपरेटिंग प्रॉफिट। 3,344 माइनस 3,409। 935 का आपके पास क्या आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। ओके, अब इसमें एक चीज बड़ी खामोशी से बोली गई है लेकिन बताई नहीं गई, वो है आपने लोन लिया है 1 अप्रैल तो इस पे इंटरेस्ट कितना है 12%। तो 12% इंटरेस्ट कहीं भी हमें दिखाई नहीं दे रहा ना। वो अगर वो इंटरेस्ट पे हो चुका होता तो इंटरेस्ट एक्सपेंस के तौर पे दिखता डेबिट साइड पर। तो उस इंटरेस्ट के अक्रूड होने के हवाले से कोई हमें एडजस्टमेंट दिखाई नहीं दे। ठीक है जी? तो अब ये हमें एडजस्टमेंट खुद ही समझ के पास करनी है यहाँ से कि इस 1,500 का निकालें आप 12% मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12 करें। तो इसमें से लेस करवाएं क्या फाइनेंस चार्ज। अगर ट्रायल बैलेंस को इंटरेस्ट एक्सपेंस शो करता तो हम जरूर ये कहते हैं कि इंटरेस्ट पे हुआ है। फाइनेंस चार्ज 1,500 का 12% मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 12। क्या आंसर आएगा 135। और इसको आप अपनी लाइब्रेरीज में ऐड करना मत भूलिएगा करंट लाइब्रेरीज। 935 में जब आपने लेस कर दिए 135 तो आपके पास क्या आ गया नेट प्रॉफिट आ गया। कितना नेट प्रॉफिट आ गया 800। और अब बनेगी इसकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। आप बना लेंगे। अभी भी बैलेंस करने में मसला हो सकता है आप लोग। पहले बताइए आंसर आ गया आपके पास 800। चलिए ओके। तो अब इसके बाद अब इसके बना देंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। 896 कैसे आया बेटा 935 में से आप माइनस करवा दें क्या 135। 896 कैसे आ रहा है बेटा बताओ मौसम। ये आपका बैलेंस 935 है, इसमें से आप 135 माइनस करवा देंगे तो आपका आंसर क्या आ रहा है बताइए। पहले वाला। क्या पहले वाला मतलब पहले आपका आंसर 806। अच्छा जब खुद किया था तब आपका आंसर डिवाइड बाय 12 क्यों किया बेटा। इंटरेस्ट हमेशा पूरे साल का होता है ना। जब आप किसी भी प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट रेट लगाएंगे तो आंसर पूरे साल का आएगा। वो आंसर जो होगा वो 12 महीने के इंटरेस्ट के बराबर होगा। तो डिवाइड बाय 12 किया और आपको चाहिए इंटरेस्ट अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का। क्योंकि आपने लोन कब लिया है क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन कह रहा है वो लोन आपने लिया है 1 अप्रैल। पेमेंट तो मेच्योरिटी पे होगी लेकिन क्या वो इंटरेस्ट आप पर ड्यू नहीं हो गया। हम अभी क्यूएमटी पढ़ रहे हैं या अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। अकाउंटिंग में अगर 9 महीने का इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है भले आपने पे ना किया हो तो एक्सपेंस ड्यू बट नॉट येट पेड के हिसाब से
आप उसको अपना एक्सपेंस मानकर लायबिलिटी क्रेडिट नहीं करेंगे क्या? ठीक है, तो ये 800 आपका आंसर आ गया। अब बना दें इसकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो आप बनेंगे QE, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 31st December 2018, rupees in thousand. एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, सबसे पहले आएगा प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब वर्किंग जिसके पास हो महफूज, तो मुझे बता दे, वहां पर डायरेक्ट क्लोजिंग WDV की आ रही। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की जो वर्किंग हुई थी, मेरे पास वो वर्किंग नहीं आ रही, तो जो मैंने आपको वर्किंग करवा दी थी उस वर्किंग में डायरेक्ट WDV की आ रही थी। भाई सब लोग कंफर्म करें, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की WDV क्या आ रही थी? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की WDV क्या आ रही थी? आप सब रिस्पॉन्स करें प्लीज। शाह साहब, उस वर्किंग में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की WDV क्या आ रही थी? कंफर्म करें सब लोग। दो लोग कह रहे हैं 4,874। भाई कंफर्म है आप लोग? चलो, 4,874। ठीक है जी, ओके। उसके बाद बारी आएगी शाह साहब किसकी? करंट एसेट्स की। करंट एसेट में सबसे पहले क्या आएगा शाह साहब? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट हमने पास की थी कितने से? 3,860 से। इसमें कोई NRV एडजस्टमेंट नहीं था, NRV का इफेक्ट नहीं था। उसके बाद अनयूज्ड ऑफिस सप्लाईज। तो अनयूज ऑफिस सप्लाईज कितनी है आपके पास? बाज दफा सॉल्यूशन में ऐसा भी होता है कि अनयूज ऑफिस सप्लाई के बैलेंस को, अगर आपके पास पेपर में अनयूज ऑफिस सप्लाईज का कोई अलग से कॉलम यानी रो मौजूद ना हो, तो आप उसको प्री पेमेंट के बैलेंस में क्या कर लेंगे? शामिल कर लेंगे। तो अनयूज ऑफिस सप्लाई का बैलेंस जो था वो 90 के 70% के बराबर था। कितना आ जाएगा? 63। उसके बाद आ जाएंगे आपके पास क्या? ट्रेड रिसीवेबल्स। तो जरा बताइए, ट्रेड रिसीवेबल्स का बैलेंस भी मैंने आपको नेट ऑफ प्रोविजन निकाल दिया था वर्किंग के अंदर। जरा वो वर्किंग से आप मुझे नेट बैलेंस निकाल के दे दें, जिन जिन लोगों ने वर्किंग कर ली थी। वर्किंग से मुझे ट्रेड रिसीवेबल्स का नेट बैलेंस निकाल दें। जो मैंने ट्रेड रिसीवेबल्स की वर्किंग की थी, क्विक करें, जिसमें से मैंने प्रोविजन के क्लोजिंग बैलेंस को भी नेट करवा दिया था टोटल। सब लोग वेरीफाई करें इस चीज को। 2000 2,685। ठीक है जी, 2,685। ठीक है जी, 2,685 आपके पास क्या है? ये बैलेंस आ जाएगा। अच्छा, मतलब डायरेक्ट हमने वर्किंग कर ली। मोहसिन कह रहे हैं 2,640। यार कंफर्म करो भाई कि क्या आंसर है। टोटल वाला कॉलम जिसका बैलेंस 2,970 था,
उसमें से हमने 100 सेट ऑफ करवाया, बचा बैलेंस आपके पास 2870। उस 2870 में हमने 270 पे बनाया 30% प्रोविजन, और रिमेनिंग बैलेंस से बनाया हमने 4% प्रोविजन। कोई 2685, जबरदस्त बेटा अब्दुल अशद, करेक्ट आंसर। 2870 में से आपने 185 का जो प्रोविजन का कर दिया, 150 का प्रोविजन लेस कर दिया, आंसर आएगा 2685। 2685। उसके बाद अब आपके पास क्या क्या बैलेंस है मजीद, ये आपको सोचना है। तो ट्रेड रिसीवेबल्स के बाद 2970 ये आ गया। मजीद कोई करंट एसेट्स आपको इसमें दिखाई नहीं देते। अब आपको सोचना है एडजस्टमेंट के थ्रू बनने वाले करंट एसेट्स कौन कौन से हैं। तो एक प्री पेमेंट आपके पास कितने की, 9000। तो प्री पेमेंट दिखा दें आप 9000। ठीक है जी। अब ये हो सकता है कि पेपर के अंदर आपके पास अनयूज ऑफिस सप्लाई का कोई अलग से रो ना हो, तो फिर आपको करना क्या है, प्री पेमेंट के अंदर ही 63 और +9 करके यहाँ टोटल लिख देना है। ठीक है, अगर पेपर में आपके पास ये अलग से मौजूद ना हो तो इसके बैलेंस को भी आपने प्री पेमेंट का ही पार्ट बना के दिखा देना है। उसके बाद आपके पास बैलेंस आएगा किसका, कैश और बैंक का। बताइए कैश और बैंक का क्या बैलेंस आ रहा है आपके पास। कैश एंड बैंक बैलेंसेस कितने हैं आपके पास, कैश एंड बैंक बैलेंसेस कितने हैं आपके पास, 776। क्या इस कैश और बैंक बैलेंस के ऊपर कोई एडजस्टमेंट हमने परफॉर्म की, क्या हमने इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट परफॉर्म की 746 के बैलेंस के ऊपर, बताइए। नो। तो इस बैलेंस को आप एडिट लिख दें कैश एंड बैंक के तौर 746। टोटल कर दें आप इसका। बेटा अब समझाने का टाइम नहीं है शाह साहब दोबारा, तो मैंने वर्किंग उसकी पूरी कर दी शाह साहब। टोटल कर दें आप, अगर मैं समझाने बैठूंगा पूरा क्वेश्चन आज से क्या शाह साहब। 7760 टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स